नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके समक्ष है। इसमें आपको हिंदी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुछ सूची है, कुछ सेट है उसका। वैसे मैं आपकी परीक्षा के लिए प्रश्नों का सेट बना रहा हूँ। मुझे रास्ते में ये सेट मिला है तो मैं वो आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखें। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए मैंने इसको आपके समक्ष पेश करने का निर्णय लिया। तो आप इसको देखिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है। हिंदी का सही उत्तर का सांकेतिक चिन्ह आपको लिखना है। क, ख, ग या घ, इसमें से कोई एक लिखेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से कोई एक सही उत्तर है। तो उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति के लेखक कौन हैं? ये पाठ है आपके चैप्टर में, आपकी किताब में। तो उत्तरी स्वप्न पड़ी हरि क्रांति के लेखक हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका आंसर होगा ग। उत्तरी स्वप्न पड़ी हरि क्रांति किस पुस्तक से संकलित है? इसका नाम है श्रुत अश्रुत। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हुआ ग। मैला आंचल उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। एक क्षेत्रीय उपन्यास है, एक अंचल की बात करता है वो, तो ये आंचलिक कहेंगे उसको। उत्तरी स्वप्न पड़ी हरि क्रांति क्या है? तो ये आपको है रिपोर्टाज, रिपोर्टिंग है। लेखक ने शोक का पर्याय किसे कहा है? तो इस पाठ में लेखक ने शोक का पर्याय कहा है कोशी नदी को। कोशी नदी से वह क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है, इसलिए कोशी नदी को उस क्षेत्र का शोक कहा जाता है। लेखक ने किसे माई भी कहा है और डायन भी? माई मतलब जन्म दे और डायन मतलब जो खा जाए, बर्बाद कर दे, तो उसको बोलते हैं माई भी और डायन भी। तो यह कोशी नदी के विषय में है जो उस क्षेत्र में बहती है। तो लेखक ने कोशी को ही माई भी कहा है और डायन भी कहा है। कोशी क्षेत्र कैसा है? तो ये वीरान क्षेत्र है। मरुभूमि नहीं है, हरा भरा नहीं है, बंजर नहीं है, इसके लिए शब्द है वीरान। कोशी क्षेत्र कैसा है? तो वह है वीरान क्षेत्र। ये प्रश्न 7 का उत्तर ख। 8वां में साहित्य सेवा के लिए इनको मिला था, रेणु जी को भारत सरकार द्वारा किस प्रकार पुरस्कार से विभूषित किया गया? तो पद्मश्री। पद्मश्री का सम्मान इनको मिला था। आदिम रात्रि की महक के लेखक हैं। आदिम रात्रि की महक के लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। डॉक्टर प्रशांत कुमार रेणु जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? डॉक्टर प्रशांत कुमार रेणु जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो वह मैला आंचल। ठीक है, ये मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत कुमार हैं। चलिए, ये हो गया। इसके बाद एक सेट और। तो ये सेट आपको है, इनमें भी वैसे ही करना है। तो एक दीक्षांत भाषण किनकी रचना है? तो एक दीक्षांत भाषण रचना है हरिशंकर परसाई की। ठीक है, हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं, उनका लिखा हुआ है एक दीक्षांत भाषण। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, एक दीक्षांत भाषण कैसी रचना है? तो ये व्यंग्यात्मक है, निबंधात्मक नहीं है, हास्यात्मक नहीं है, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, मतलब ये व्यंग्यात्मक है, व्यंग्य है, व्यंग्य की शैली में है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ये हरिशंकर परसाई की रचना है। एक दीक्षांत भाषण कहाँ से ली गई है? एक दीक्षांत भाषण कहाँ से ली गई है? तो ये परसाई रचनावली भाग 4 से ये चैप्टर लिया गया है। एक दीक्षांत भाषण चैप्टर है जो लिया गया है परसाई रचनावली भाग 4 से, मतलब चौथा का आंसर हुआ ये ऑप्शन ग। अब 5वां प्रश्न, नेताजी ने हुटिंग को कैसे लिया? तो हुटिंग को उन्होंने लिया रिफ्रेशिंग माना, मूड फ्रेश हो गया उनका। एक दीक्षांत भाषण में लेखक ने आज के नेताओं और मंत्रियों पर व्यंग्य किया है, प्रशंसात्मक वक्तव्य दिया है, चरित्रहीन होने का आरोप लगाया, इनमें से कुछ ये व्यंग्य किया है। 6ठा का ऑप्शन क, यह व्यंग्य किया है। 7वां, दीक्षांत समारोह में नेताजी का मन क्या देखकर आनंदित हो उठा? कि वहाँ पर छात्रों से अधिक सिपाहियों की संख्या थी, छात्रों से अधिक सिपाहियों को देखा तो उनका मन खुश हो गया। एक दीक्षांत भाषण पाठ का अंत किन शब्दों से हुआ है? ये ओम शांति शांति से, इसी से अंत हुआ। भारत माता की जय नहीं, जय हिंद नहीं, तो ये ओम शांति शांति ही बोले थे महोदय जी जो मंत्री थे और भाषण दे रहे थे।
मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि है। मूर्ख आदमी का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, और जो जानकार आदमी है वो थोड़ा दिक्कत में रहता है, उसको डर रहता है कि कहीं मुंह से गलत नहीं निकल जाए। लेकिन जो बिल्कुल मूर्ख होता है वो एकदम बोल्डनेस के साथ बोलता है। तो इसीलिए कहा गया कि मूर्खता का आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा होता है। कितना महत्वपूर्ण है। अब चलिए, ये आपको हो गया सही उत्तर का सांकेतिक चिन्ह, इसमें लिखना है। सही उत्तर का सांकेतिक चिन्ह फिर इसमें होती है, एक सेट और है ये। सूर्य निबंध शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? सूर्य, ओदेलेन स्मेकल, इनका लिखा हुआ है सूर्य। सूर्य शीर्षक निबंध कहाँ से संकलित है? तो ये देवता कहाँ से आए, ये किताब का नाम हुआ, और इसमें से लिया गया है ये सूर्य चैप्टर जो आपकी किताब में है। वेदों में सूर्य को क्या बताया गया है? ऊर्जा और शक्ति का अक्षय स्रोत, ये ऑप्शन ग। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य का विवाह किससे हुआ? तो सूर्य का विवाह हुआ था संज्ञा से। संज्ञा किसकी पुत्री है? ये संज्ञा के पिताजी थे संज्ञा किसकी पुत्री थी? वैवस्वत, विश्वकर्मा, वरुण। संज्ञा पुत्री थी आपको, ये थोड़ा डाउट मुझे हो रहा है, लेकिन विश्वकर्मा की, सही वही हो, विश्वकर्मा, एकदम श्योर। संज्ञा पुत्री थी विश्वकर्मा की, यही सही है। संज्ञा पुत्री थी विश्वकर्मा की, एक बिल्कुल सही, थोड़ा निकल जाता है दिमाग से। भारतीय पौराणिक गाथाओं के अनुसार सूर्य के पिता का नाम क्या है? सूर्य के पिता का नाम है कश्यप, ये कश्यप। 7वां प्रश्न, संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर कहाँ चली गई? संज्ञा चली गई थी तपस्या करने, तप करने। सूर्य शतकम का रचयिता कौन है? ये मयूर। वेदों में प्रकाश और ऊर्जा का अक्षय स्रोत किसे कहा गया है? सूर्य को। और मिथराइयों के अनुसार सूर्य का जन्म दिवस कब है? तो ये सूर्य का जन्म दिवस है 25 दिसंबर, यही 25 दिसंबर है। ये माना जाता है मिथराइयों के हिसाब से सूर्य का जन्म दिवस 25 दिसंबर। चलिए, इस प्रकार से ये हुआ। मैं और सेट खोज रहा हूँ और आपके लिए बहुत जल्दी मैं लाऊंगा। सभी तरह के प्रश्नों को मैं तैयार कराऊंगा। आप मेरे चैनल के भरोसे हिंदी और अंग्रेजी के लिए रह सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी सारी तैयारी करा दूंगा, एग्जामिनेशन के बहुत पहले कंप्लीट कर दूंगा सब कुछ का आपको। तो आप इसको देखते रहिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।